अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ पिंग करते हैं। लेट मी। मेरी आवाज़ आप लोगों को कैसी आ रही है? अगर मेरी आवाज़ आप लोगों को ठीक आ रही है प्लीज़ पिंग कर दें। जी ठीक है, आवाज़ सब लोगों को ठीक आ रही है। मैं जस्ट देख रहा हूँ अगर दो चार लोग और ज्वाइन करते हैं ताकि फिर हम स्टार्ट कर सकें। 2-3 मिनट देख लेते हैं 40 तक। अगर कोई आता है तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर हम स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने कल देखा हमने आई थिंक मैप फंक्शन कैसे अप्लाई करना है, अगर हमारे पास डाटा है तो उस पे मैप कैसे करना है और स्टेट को कैसे अपडेट करना है, इसके ऊपर कुछ चीज़ें देखी थी। आज हम उसी चीज़ों को मज़ीद जो है वो देखेंगे कि कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं और कोशिश करते हैं कि एक टू डू ऐप बनाने की कोशिश करें जिसके अंदर लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हैं, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स करें, देन उसको एडिट करें, अपडेट करें और न्यू स्टूडेंट बीच में ऐड करें, इस तरह की चीज़। तो ताकि आप लोग फिर उसके ऊपर मज़ीद जो है देखो, किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर 4 चीज़ें होती हैं, CRUD जिसे बोला जाता है। या कोई चीज़ कोई चीज़ क्रिएट हो रही होती है या वहाँ पे कोई रीड ऑपरेशन लगा होता है, मीन के कोई डाटा हमें लाके शो किया जाता है और या फिर वहाँ पे कोई अपडेट हो रही होती है चीज़ या डिलीट हो रही होती है। अगर हम फेसबुक को सोचें तो फेसबुक सारा इसी चीज़ पे चलता है कि लेट्स सपोज कि हम रीड ऑपरेशन फेसबुक पे क्या करते हैं कि हमें सारी पोस्टें नज़र आ रही होती हैं, तो आप माइंड में थोड़ा क्लियर करेंगे, वहाँ पे उन्होंने पोस्टें शो करने के लिए कोई मैप लगा दिया होगा कि उनके पास कोई जेसन फॉर्म में सब लोगों की पोस्टें होंगी, उसके ऊपर कोई मैप ऑपरेशन लग रहा होगा और सारी पोस्टें शो हो जाती होंगी। देन वहाँ पे रीड ऑपरेशन, देन उस पे राइट ऑपरेशन जो है हो रहा है। लेट्स सपोज क्रिएट ऑपरेशन जिसके अंदर वो हम लाइक करते हैं तो फिर भी क्रिएट ऑपरेशन होता है, मतलब कोई चीज़ अब क्रिएट होती है। और जब हम कोई नई न्यू पोस्ट बनाते हैं फिर भी वो पोस्ट क्रिएट होती है। इसी तरह जब हम कोई कमेंट अपना अपडेट करते हैं तो अपडेट ऑपरेशन है, जब हम कमेंट करते हैं फिर क्रिएट ऑपरेशन होगा। इसी तरह हम कोई कमेंट जब डिलीट करते हैं तो डिलीट ऑपरेशन हो जाता है। तो मेनली पूरी सॉफ्टवेयर की दुनिया में सिर्फ़ ये 4 काम ही हो रहे होते हैं। हम इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे होते हैं, उसको परमानेंट सेव कर रहे होते हैं, देन उस इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर रहे होते हैं या डिलीट कर रहे होते हैं या नई इन्फॉर्मेशन जो है सेव कर रहे होते हैं या जो भी हमारे पास ऑलरेडी सेव्ड इन्फॉर्मेशन है, उसको लाके यूज़र को शो कर रहे होते हैं। तो जितने भी रेस्ट ऑफ ऑपरेशंस हैं वो इसी के ऊपर काम करते हैं कि या हम कोई चीज़ रीड कर रहे हैं, देन अपडेट कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं। और किसी भी सॉफ्टवेयर को सोच लो, उसके अंदर सारा यही जो है चीज़ें होती हैं। हाँ, जैसे
कोई भी आप डेली बेसिस पे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हो तो उस सॉफ्टवेयर के अंदर यही चार काम हो रहे होते हैं। या तो जो इन्फॉर्मेशन आपकी ऑलरेडी सेव्ड है उसको ला के आपको शो किया जाता है, या नई इन्फॉर्मेशन जो है क्रिएट होती है आपसे डाटा लेके, या आपकी ही दी हुई इन्फॉर्मेशन को अपडेट करते हैं या डिलीट करते हैं। तो अगर आप ये अच्छी तरह कर लेते हो तो आप आसानी से कोई भी सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर सकते हो, आसानी से आप जॉब कर सकते हो कोई भी सॉफ्टवेयर के ऊपर। अगर आपको ये बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, हो जाए कि डाटा कैसे मैनेज होता है, डाटा की इंफॉर्मेशन को कैसे अपडेट करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं एंड सो ऑन। सो अगर आप लोगों को ये चीज़ क्लियर है तो प्लीज़ जो है इसको मुझे पिंग करके बता दें ताकि हम आगे जो है मूव ऑन हो सकें। ऑन साइट क्लासेस कब शुरू होंगी? आई गेस के 19 के बाद हो जाएंगी, लेकिन अभी कोई कंफर्म नहीं है। कोशिश है कि जल्दी शुरू हो जाएं, लेकिन डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर। अगर कोरोना की सिचुएशन ठीक नहीं है तो डेफिनेटली ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है प्रोसेस, बट लेट्स सी कि ये कब होता है। जल्दी हो जाएंगी, लेकिन आगे रमज़ान भी आ रहा है तो लेट्स सी कि क्या प्रोसेस बनता है। हमें टाइमिंग भी थोड़ी एडजस्ट करनी पड़ेगी, और जिस टाइम पे हमारी अभी क्लास है उस पे तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा करना क्लास दोबारा से। मैनेजमेंट से डिस्कशन करता हूँ मैं कि क्या क्लास का टाइम जो है बेस्ट सुटेड है, देन उसके ऊपर फिर उस हिसाब से हम चलेंगे। हाँ जी, कोशिश तो यही है कि ऑन साइट हो जाए। अफ्तारी के बाद तो किसी ने नहीं आना, काफ़ी लेट हो जाती है अफ्तारी के बाद, तो फिर जो है तरावी वगैरह भी होती है, तो सुबह का कोई टाइम देखना पड़ेगा मॉर्निंग में, ताकि सब लोग जो हैं वो इजी होके वहाँ उस टाइम पे आ जाएं। अच्छा जी, आई गेस जो है अभी जिन लोगों ने आना था वो आ गए हैं, आज कम लोग आए हैं। हाँ जी, 9 लोग जो हैं वो देख रहे हैं। तो लेट्स सी, हम स्टार्ट करते हैं, और आज जो कल हमने काम किया था उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। एक हम न्यू ऐप बना लेते हैं ताकि आप लोगों के पास रेफरेंस जो है वो लहदा-लहदा रहे।
हाँ, अभी तक बन रहा है प्रोजेक्ट। हाँ, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कर लें। कोई कन्फ्यूजन है असाइनमेंट के बारे में, कोई कन्फ्यूजन है वो पूछ लें, ताकि आप इस वक्त जो भी मॉड्यूल नॉट फाउंड का एरर आ रहा है उसको इंस्टॉल कर लें। मतलब लेट्स सपोज के अगर वो जो भी मॉड्यूल नहीं फाउंड हो रहा है उसका नाम बता रहा होगा कौन सा मॉड्यूल नहीं फाउंड हो रहा है, तो उसको npm इंस्टॉल करके वो मॉड्यूल इंस्टॉल कर लें। अच्छा, प्रोजेक्ट क्विकली बन जाता है, फिर हम आज अपना नेक्स्ट करते हैं स्टेट्स को लेके कि स्टेट्स कैसे मैनेज होती हैं एंड सो ऑन। अच्छा जी, प्रोजेक्ट बन गया है क्लास 04। हम उसके अंदर चले जाते हैं, गेम स्टार्ट कर लेते हैं और उसको एडिटर में ओपन कर लेते हैं। अच्छा जी, सोर्स के अंदर एज यूजुअल वही सारा प्रोसेस चलेगा। हम कंपोनेंट्स का फोल्डर बना देते हैं और यहाँ पे हम कंपोनेंट बनाना शुरू करते हैं, जो अपने बेसिक हम बनाते हैं। आज मेरी कोशिश है कि वही चीज़ें जो हमने ऑलरेडी कवर की हुई हैं उनको इस्तेमाल करते हुए हम एक छोटी सी टू डू ऐप बनाने की ट्राई करते हैं, ताकि फिर आप लोगों के अंदर माइंड सेटअप हो जाए। आप भी फिर जो भी हमें नेक्स्ट करनी है असाइनमेंट्स, उसमें आप लोगों को आसानी हो जाएगी। तो पहले हम जो हमने कल एप्लीकेशन बनाना स्टार्ट की थी उससे ही हम कंटिन्यू करेंगे कि स्टूडेंट्स को लिस्ट करेंगे, देन न्यू स्टूडेंट्स उसमें ऐड करते हैं, देन स्टूडेंट्स को अपडेट कैसे करना है, देन स्टूडेंट्स को डिलीट कैसे करना है। अ, उसके ऊपर हम एक ट्राई लेते हैं सारी चीज़ें सेटअप करके। फिर हमारा जो है लॉजिक्स पे अच्छा हाँ सेट हो जाएगा कि कैसे हमें एक करंट ऑपरेशन परफॉर्म करना है अपने डाटा के ऊपर। नेक्स्ट फिर हमारा गोल ये होगा कि हमारे जो टॉपिक रह गए हैं इसके अंदर वो राउटिंग है। रिएक्ट के अंदर मेन टॉपिक रह गया राउटिंग का। देन हमने लाइफ साइकिल्स ऑफ रिएक्ट पढ़ना है कि रिएक्ट के लाइफ साइकिल्स क्या होते हैं। और एक टॉपिक और हमारा रह गया इसमें रिडक्स का। वो हम देखेंगे कि वो कैसे यूज़ होती है और कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या होती है। रिडक्स कॉन्टेक्स्ट एपीआई और हुक्स जो है लाइफ साइकिल ऑफ रिएक्ट। और एक टॉपिक जो है हमारा राउटिंग का है। ये चार पांच टॉपिक हमारे हो जाएं तो हमारी रिएक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टारगेट हमारा फायरबेस होगा। हम फायरबेस को सीखेंगे। उसकी फायर मतलब अभी जो भी हम रिडक्स तक कर लेंगे वो हमारी इन मेमोरी ऐप कहलाती है कि हमने फ्रंट एंड पे एप्लीकेशन को सेटअप कर लिया। लेकिन उसका डाटा परमानेंट सेव कैसे करना है और सारा प्रोसेस कैसे चलाना है उसके लिए फिर हम फायरबेस का इस्तेमाल करेंगे और डाटा को परमानेंट सेव करेंगे। तो उससे नेक्स्ट टारगेट हमारा वो होगा। तो लेट्स सी कि हमने कैसे इसको प्रोसीड करना है। अभी के लिए हम क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स डॉट जेएस का एक मैंने फाइल बना ली है और इसमें हम फंक्शंस बना लेते हैं क्विकली। और इसके अंदर ऐड्स कर देते हैं कि कुछ रिटर्न करेगा। वो एक डिव हो सकती है। हाँ, अच्छा, इसको हम यहाँ से डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर देते हैं। ये वही चीज़ें जो हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं। देन हम एक डाटा डॉट जेएस फाइल बना लेते हैं जिसके अंदर स्टूडेंट का डाटा डिफाइन करते हैं। और
लिस्ट बनाते हैं जिसमें हम स्टूडेंट लिस्ट करेंगे अपने सारे। तो स्टूडेंट लिस्ट डॉट जेएस, और आई गेस ये काफ़ी है। इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास, हमने शायद कल एक स्टूडेंट की लिस्ट बनाई थी, वो ले लेते हैं डाटा जस्ट, ताकि हमें दोबारा से डाटा ना बनाना पड़े। तो जी, जी मैंने यहाँ पे डाटा करके उसको एक्सपोर्ट कर दिया है। स्टूडेंट का डाटा हमारे पास इस फॉर्म में है, ऑलरेडी बना हुआ है, तो हम उसको यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे ये हमारा मेन कंपोनेंट होगा स्टूडेंट का, इसके अंदर हम स्टूडेंट को लिस्ट करेंगे। सही है। तो लिस्टिंग के लिए क्या होगा कि हम वहाँ यहाँ पे भी एक कंपोनेंट बना लेते हैं, इसका नाम स्टूडेंट लिस्ट रखते हैं, और ये भी कुछ रिटर्न करेगा। अच्छा, अभी तक वही काम है जो हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं। और यहाँ पे इसको भी एक्सपोर्ट कर लेते हैं। डाटा भी डिफाइन कर लिया है, स्टूडेंट्स हमारे आ जाएंगे, स्टूडेंट लिस्ट यहाँ पे रख ली हमने। डाटा के अंदर हम यहाँ पे सबसे पहले तो स्टेट बनानी चाहिए हमें ऊपर। तो स्टेट के लिए हमें यूज़ स्टेट लेना पड़ता है, कहाँ से, रिएक्ट के अंदर से, और उसको हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे। तो जी स्टेट का नाम क्या रखेंगे स्टूडेंट्स? सेट स्टूडेंट्स फंक्शन बना लेते हैं जिसके थ्रू हमने इसको अपडेट करना है, और इनिशियल स्टेट को हम डाटा दे देते हैं, और वो हमने ऑलरेडी जेसन फॉर्म में रखा हुआ है डाटा डॉट के अंदर, और वहाँ से डाटा ले लेंगे और उसको डाटा पास कर दिए। अब ये वही स्टूडेंट्स हैं जो हमने कल बनाए थे, और इसको हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, और उस अरे को हम एज इनिशियल स्टेट पास कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, और उनको अपडेट करने के लिए हमने फंक्शन बना लिया है सेट स्टूडेंट्स का। सही है। हाँ, ये बेसिक काम हम ऑलरेडी कल भी देख चुके हैं सारा। अच्छा, फर्स्ट टास्क जो है वो हमारा इसको लिस्ट करना है। तो लिस्ट करने के लिए हमने कल एक टेबल बनाया था, तो उसको हम बना लेते हैं आज अगेन, रिएक्ट कर लेते हैं ताकि थोड़ा काम करना आसान हो जाए। तो जी टेबल रो बनेगी, यहाँ पे हेडिंग्स बन जाएंगी। हेडिंग्स में हम डाटा से एक ऑब्जेक्ट लेके उस हिसाब से हेडिंग रख लेते हैं, ताकि हमें आसानी रहे कि हमें क्या क्या डिफाइन करना है। नेम डिफाइन करना है, देन बैच डिफाइन करना है, देन हमें रोल नंबर डिफाइन करना है। अच्छा जी, फिर हमें क्लास डिफाइन करनी है। कोई ये डाटा जो है ये कुछ भी हो सकता है, मैंने जस्ट जेनेरिक डाटा लिया है इसका, ये कोई किसी भी टाइप का, यानी कि डाटा छोटा बड़ा हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपके पास किस तरह का सिनेरियो है। अच्छा जी, ये हमने टेबल की हेडिंग डिफाइन कर दी है, ये हमारी रो फिक्स रहती होती है, आपको इस चीज़ का आइडिया होगा। हम ज़रा इसको एक लाइन में कर दें ताकि हमें आइडिया हो जाए कि ये कैसे कर रहा है।
अच्छा जी, ये हमने हेडिंग्स बना ली हैं यहाँ पे। सही है, ये हेडिंग बन गई हमारे पास एक रो में। अब डेफिनेटली हमें नीचे वाली रोज बनानी पड़ेंगी। तो ये रो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे इस कंपोनेंट के अंदर, स्टूडेंट लिस्ट के अंदर, क्योंकि हम मैप इस मेन कंपोनेंट पे लगाना चाह रहे हैं। और इसके अंदर टेबल डाटा हमें बनाना चाहिए, हो रहा है हमारे पास आई गेस। टेबल डाटा हम बना लेते हैं फॉर के साथ। हमें प्रॉप्स मिलेंगी यहाँ पे, इसके अंदर स्टूडेंट का नाम होगा फर्स्ट में, होप द स्टूडेंट आई गेस नेम है कि कीज क्या होंगी वो डेफिनेटली हम सेम रखेंगे। तो मैं यहाँ से लेके इधर पेस्ट कर लेता हूँ ताकि हम नाम जो हैं कीज के वही यूज़ करें जो कि हम वहाँ से पास करने वाले हैं। तो बैच होप्स डॉट रोल नंबर, होप्स डॉट क्लास, ये हमने वो सारा डाटा जो भी हमें चाहिए था वो इसको पास कर दिया है। अब यहाँ पे हमें स्टूडेंट्स पे मैप लगाना है। जावास्क्रिप्ट लिखनी हो तो हम कर्ली ब्रेस लिखते हैं, ये हमें ऑलरेडी नॉलेज है इस चीज़ का। मैप का फंक्शन लगेगा क्योंकि हमने एक से ज़्यादा लिस्ट करने हैं। मैप का फंक्शन हमें आइटम देता है और उसके अंदर हम रिटर्न कर सकते हैं कोई भी फंक्शन, और वो है स्टूडेंट लिस्ट का। ठीक है, इस स्टूडेंट लिस्ट के अंदर ये हम इंपोर्ट करेंगे कहाँ से, स्टूडेंट लिस्ट में। अच्छा जी, स्टूडेंट लिस्ट से हमने इसको इंपोर्ट करके यहाँ पे कॉल कर दिया। इसको हमने डाटा पास करना है, आइटम पास कर सकते हैं आगे। अब डिपेंड करता है, ये हमने ऑलरेडी देखा था कि प्रोब में एक पूरा ऑब्जेक्ट पास करते हैं या वन बाय वन वैल्यू पास करते हैं, हम पे डिपेंड करता है। अब अगर हमने डाटा पास किया है या इसका नाम स्टूडेंट रख सकते हैं। हमने एक स्टूडेंट पास किया है तो हमें अब जो लिस्टिंग वाला कंपोनेंट है उसके अंदर यहाँ पे स्टूडेंट मिल जाएगा और उसके अंदर हमें ऐसे करना पड़ेगा प्रॉप को। सही है, ताकि हमारे पास प्रॉपर वे में डाटा मिले और हम उसको यूज़ कर लें। हाँ, ये लॉजिक हमने कल भी लगाई थी कि हमने एक टेबल बनाया था और हमारे पास लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स थे जिसको मैंने लेदर फाइल में रख लिया। डिपेंड करता है आप इधर डायरेक्टली लगा दें अरे, या मैंने अरे वहाँ डिफाइन कर दी है और उधर से एक्सपोर्ट करके इसको इधर पास कर रहा हूँ, वो स्टूडेंट के अंदर आ जाता है डाटा। और उसके ऊपर मैंने मैप लगाया, एक एक स्टूडेंट मुझे आ रहा है, उस स्टूडेंट को मैं एक स्टूडेंट लिस्ट करके कंपोनेंट बना दिए, उसको पास कर रहा हूँ। और चूंकि वहाँ स्टूडेंट की प्रॉप जा रही है तो उस कंपोनेंट में मैंने स्टूडेंट की प्रॉप ले ली है। अब यहाँ आपके पास क्योंकि ये ऑब्जेक्ट होता है, आप डायरेक्टली इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट में से स्टूडेंट की प्रॉप को, या आप जो है इसको इस फंक्शन में जैसे नॉर्मली आप करते हो प्रॉप्स कर दो, और यहाँ पे आप डेफिनेटली फिर आपको प्रॉप्स डॉट स्टूडेंट मिलेगा, ये भी प्रॉप्स डॉट स्टूडेंट मिलेगा, ये प्रॉप्स डॉट स्टूडेंट मिलेगा। ऐसे कर लो, या आप जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट कर लो ऐसे स्टूडेंट डायरेक्ट। तो ये वट एवर आप जिस तरह करना चाहते हो, आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। आप ऐसे डिफाइन कर लो या कि स्टूडेंट डायरेक्टली डिफाइन कर लो, फिर आपको प्रॉप लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट में से स्टूडेंट की प्रॉप को एक्सट्रैक्ट कर लिया है। इन दोनों में से आप कोई भी एक तरीका जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो।
अच्छा खैर, ये हमने कल जितना काम किया था वो आज फिर से कर लिया है। हम क्विकली इसको मेन फाइल में इंपोर्ट करके चला लेते हैं। जो डिफ़ॉल्ट कोड होता है वो मैंने उड़ा दिया है। ये चूंकि हमारा डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट है तो हम इसको डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट करेंगे। कंपोनेंट किधर पड़ा हुआ है? कंपोनेंट्स के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर। तो यहाँ पे हम इसको कॉल कर देंगे। स्टूडेंट लिस्ट आपके पास आ रही है जैसा कि हमने कल किया था। बैच आ रहा है, रोल नंबर आ रहा है, क्लास आ रही है, नेम आ रहे हैं। हमने कल एक और काम भी किया था, यहाँ पे की डिफाइन कर ली थी, 1 2 3 समथिंग। अगर आप वो करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। 1 सेकेंड। हाँ, वो की हमने कैसे डिफाइन की थी उसको भी हम एक दफ़ा ट्राई कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे हमने नंबर डिफाइन किया था, स्टूडेंट नंबर के कोई स्टूडेंट ज़्यादा हो सकते हैं तो हमें यहाँ नंबर डिफाइन करना चाहिए। और हमारे पास इंडेक्स आता है तो वो हम यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं इंडेक्स को। और एज अ इंडेक्स की पास होगी यहाँ से। छोटे कंपोनेंट के अंदर अगर हमने इंपोर्ट करना है तो हम सीधी इंडेक्स की प्रॉप वहाँ से ले लेंगे और उसको टेबल डाटा के अंदर डिफाइन कर देंगे। डॉट इंडेक्स। डायरेक्टली इंडेक्स आ जाएगा क्योंकि वो हमें यहाँ से मिल रहा है। तो ये जो कल हमने देखा था कि हमने इंडेक्सिंग भी की थी उसकी, वो सारा चल रहा है। कल जितना काम हमारा हो गया। अब आगे हमने क्या करना है कि इसको अपडेट करना है और इसमें नई आइटम्स को ऐड करना है। तो डिलीट कैसे कर सकते हैं आइटम को, वो चीज़ हमें देखनी है। एंड देन हमने इसको जो है आइटम, पर्टिकुलर आइटम को अपडेट कैसे करना है और उसको डिलीट कैसे करना है और नई आइटम उसके अंदर कैसे डालनी है, ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। तो नई आइटम कैसे डालनी है उसके लिए डेफिनेटली हमें ऊपर यहाँ पे फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो हम क्विकली जो है इनपुट बना लेते हैं यहाँ पे। 4 इनपुट्स हैं हमारे पास। इसी तरह से ये स्टाइल परफॉर्म कर रहा है। अच्छा जी, वो ऑलमोस्ट सब टेक्स्ट टाइप के चल जाएंगे। हमें यहाँ पे प्लेस होल्डर डिफाइन करना पड़ेगा, नेम, एंड देन प्लेस होल्डर डिफाइन करके सबके ऊपर देख लेते हैं। बैच नंबर हमें नया ऐड करवाना है यूज़र से। और हमें रोल नंबर ऐड कराना है। और हमको रोल नंबर के बाद जो है क्लास भी ऐड करानी है। ये सारी इनपुट्स हमने डिफाइन कर लिए। इन इनपुट से डाटा कैसे लेना है ये भी कल हमने देखा था। अ, उसके ऊपर भी आएंगे। उससे पहले हमें एक और बटन चाहिए। यहाँ पे हम एक HR टैग लगा देते हैं ताकि ये थोड़ा डिफरेंस आ जाए यहाँ पे। और हमें बटन चाहिए एक सबमिट का, ताकि उसकी बेस के ऊपर हम नया आइटम सबमिट कर सकें। तो जी, ये लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ये न्यू स्टूडेंट ऐड हो रहे हैं। इधर हम एक हेडिंग बना सकते हैं, हेडिंग 3, न्यू स्टूडेंट ऐड। और यहाँ पे हेडिंग 3 बना सकते हैं, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, ताकि हमें थोड़ा प्रॉपर पता लगे कि स्टूडेंट्स, ये लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैं और ये न्यू स्टूडेंट्स हैं। सही है। अगर ये छोटा लग रहा है तो हमें हेडिंग 1 कर देनी चाहिए।
अच्छा जी, न्यू स्टूडेंट ऐड कर सकते हैं और ये हमारे पास लिस्ट ऑफ स्टूडेंट यहाँ से ऐड हो जाएंगे। इसमें न्यू स्टूडेंट ऐड करने के लिए हमें नेम चाहिए, बैच चाहिए, रोल नंबर चाहिए और क्लास चाहिए। सही है। इन इनपुट से डाटा कैसे लेना है ये चीज़ हमने कल देखी थी। उसके लिए हमें जो है स्टेट्स बनानी पड़ती हैं। स्टेट कैसे बनाते हैं वो हमने देखा था कल के। यूज स्टेट, और हम इसको मल्टीपल टाइम बना लेते हैं जिसमें फर्स्ट नेम आ जाएगा और सेट नेम, इनिशियल वैल्यू नल। दूसरा हमें चाहिए बैच, और उसको अपडेट करने के लिए स्टूडेंट बैच चाहिए और इनिशियल वैल्यू हमारी नल होगी। रोल नंबर चाहिए और उसको अपडेट करने के लिए रोल एंड इनिशियल वैल्यू भी नल होगी। फिर हमें क्लास चाहिए, तो हमें एसटीयू क्लास लिखना पड़ेगा क्योंकि क्लास का ऑलरेडी कीवर्ड होता है। सेट एसटीयू क्लास। ये हमने कुछ स्टेट्स डिफाइन कर ली एक स्टूडेंट को मैनेज करने के लिए, उस फॉर्म से डाटा लेने के लिए। अब हमें इनको कंट्रोल्ड बनाना है। कंट्रोल्ड अब डिफरेंट तरीके से बना सकते हो। लेट्स सपोज के हमने कल देखा था कि हम डायरेक्टली यहाँ पे ऑन क्लिक लगा के, सॉरी ऑन चेंज लगा के इनकी वैल्यू कुछ अपडेट कर लेंगे। अब हमारे पास आज हम दूसरी टेक्निक सीखेंगे जिसमें क्या होगा कि हम एक ही बनाएंगे हैंडल, इनपुट हैंडलर, ताकि वो सारे सबके ऊपर सेम फंक्शन चल जाए। हमें हर एक के लिए अलग से एरो फंक्शन बनाने की ज़रूरत ना पड़े। तो जी, ये हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा इनपुट हैंडलर। उसमें हमें इवेंट मिलेगा जैसे हमें कल एरो फंक्शन में मिल रहा था। उसको हम लॉग करा सकते हैं कि उस इवेंट के अंदर टारगेट डॉट नेम क्या है, और कंसोल डॉट लॉग इवेंट के अंदर टारगेट डॉट वैल्यू क्या है। जैसे हमने कल देखा था ना, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करते थे तो उस इनपुट की वैल्यू मिल जाती थी। इसी तरह हम नेम भी ले सकते हैं इनपुट का। लेट्स सपोज हम लेते हैं नेम, रखते हैं नेम, और डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको करते हैं। एक लोग कोई कुछ लोग सेम हैंडलर बना के, अगर आपके पास एक बड़ा ऑब्जेक्ट है उसको हम सेव कर सकते हैं बड़े ऑब्जेक्ट के अंदर उस सारी चीज़ों को। अगर आपने लेदर लेदर स्टेट बनानी है तो हम लेदर लेदर कंपोनेंट फंक्शंस भी बना सकते हैं, लाइक इनपुट हैंडलर नेम, इनपुट हैंडलर जो है बैच, इनपुट हैंडलर रोल नंबर, स्टूडेंट क्लास। डिपेंड करता है कि आपकी किस तरह का आपके पास जो है किस तरह का फंक्शन आप यूज़ करना चाहते हो। जो कल हमने किया था वो शॉर्ट फॉर्म थी कि हमने डायरेक्टली यहाँ पे फंक्शन पास कर दिया था। लाइक हमें अगर नेम अपडेट करना है तो हमें यहाँ पे इवेंट मिल रहा था और हमने सेट नेम का फंक्शन यहाँ पे कॉल करके, जो कि ऊपर हमने स्टेटमेंट डिफाइन किया और उसको इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू दे दी थी, जो कि मुझे इजीएस्ट वे लगता है स्टेट से डाटा लेने के लिए। सही है। दूसरा तरीका ये है कि हम एक ही हैंडलर बनाएं और उसको यूज़ कर लें। उसके लिए फिर आपको एक सिंगल स्टेट बनानी पड़ेगी, मल्टीपल स्टेट बनाने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अच्छा जी, उसके बाद हम ऐसा करते हैं कि इसको क्विकली अपडेट कर लेते हैं इस फॉर्म में जैसा कि कल हमने किया था। और इसका है सेट बैच, इसका है सेट रोल, इसका है सेट एसटीओ क्लास। तो जी, इस बटन हैंडलर पे हमने ऑन क्लिक लगाया था और इसके ऊपर हमने
बटन हैंडलर बनाया था, ऑन क्लिक हैंडलर या ऑन सी टी ए हैंडलर बोलते हैं इसे, कॉल टू एक्शन हैंडलर। अच्छा जी, वो डिफाइन कैसे करना है, एक एरो फंक्शन डिफाइन करना है हैंडलर के लिए, ये भी कल हमने देखा था। अच्छा जी, ये डिफाइन हो गया हमारे लिए। और जैसे ही ये क्लिक होगा इस बटन पे ये फंक्शन चलेगा, और जैसे ही एक फंक्शन चलेगा तो हम एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी हमारी वो स्टूडेंट की, लाइक उसका नेम, उसका बैच। अब डेफिनेटली बैच की जो है हमारे पास जो एक्चुअल डाटा है उसमें चेंज है, तो हमें इस तरह से डिफाइन करना पड़ेगा उसको। फिर रोल नंबर, डाटा से देख लेते हैं हमें किस चीज़ के अगेंस्ट डाटा चाहिए, वो हम यहाँ पे कॉपी करके, ताकि कीज़ में मिस्टेक ना करें हम। और रोल आई गेस सेम ही है तो हम इसको सेम डिफाइन कर सकते हैं। और क्लास सिंपल क्लास है, और हमने डिफाइन किया है इधर एस क्लास। हाँ, ये डाटा हमारे पास एक स्टूडेंट का बन गया जो कि हमने स्टेट से लिया है। इसको हम लॉग करते हैं क्विकली। लॉग देखने के लिए इंस्पेक्ट ओपन करना पड़ेगा हमें, और हम यहाँ पे नवीट समथिंग 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 डाटा हमारे पास आ रहा है जो भी स्टेट से हमने डिफाइन किया है, और जो भी हमें स्टेट से डाटा चाहिए था वो हमें एज इट इज़ मिल रहा है अब। अच्छा जी, अभी तक हमने कुछ भी नया काम नहीं किया, जो भी कल काम किया था हमने उसी को दोबारा से रिपीट किया है। अगर किसी को यहाँ तक कन्फ्यूजन है, अब हमने आगे आज से काम करना है कि इसको ऐड करना है न्यू डाटा को स्टूडेंट लिस्ट में। एस टी ओ लिस्ट, ये काम हम आज करेंगे। जैसे ही फिर यूज़र इनपुट करेगा वहाँ से न्यू डाटा, तो हम उसे न्यू डाटा को गेट कर लेंगे। गेट करके उसको अपनी जो स्टूडेंट वाली अरे है इसके अंदर पुश करने की कोशिश करेंगे, और फिर उस नई अरे को सेट कर देंगे। यहाँ तक अगर किसी को क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। हाँ, अच्छा जी, यहाँ तक स्टूडेंट हमें मिल रहा था कल भी, आज भी मिल रहा है। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लें। अदरवाइज फिर हम आगे मूव करेंगे। तो जी, सब सही चल रहा है, तो हम अच्छा जी, आगे हम अब कैरी ऑन करते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया न्यू स्टूडेंट का, और हमारे पास लिस्ट ऑफ स्टूडेंट ऑलरेडी हैं। अब हम इसको न्यू स्टूडेंट ऐड करना चाह रहे हैं उस पर्टिकुलर अरे के अंदर। सही है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं कि हमारे पास स्टूडेंट की लिस्ट है, और उसको मैं एक उस जो भी लिस्ट है मेरे पास स्टूडेंट की, उसके अंदर मैं न्यू स्टूडेंट ऐड करूँगा। देखिए हम कैसे कर सकते हैं ये चीज़। तो स्टूडेंट अपडेट करने के लिए हमने बनाया था सेट स्टूडेंट्स करके स्टेट, इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, और उसके अंदर हम डाटा पास करेंगे। जो भी अरे थी उसके अंदर जितने भी हमारे ऑलरेडी क्रिएटेड स्टूडेंट हैं अ, वो, और उसके अंदर हम एक नया स्टूडेंट पास कर देंगे। हम्म,
डिफरेंट वेज हो सकते हैं। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि इसको एक नई स्टूडेंट के अंदर रख सकते हैं। रे के अंदर स्टूडेंट्स को, और उसके अंदर नया स्टूडेंट पुश कर सकते हैं, और उस नए पुश्ड स्टूडेंट को हम अ, उस पर्टिकुलर सेट स्टेट के अंदर न्यू स्टूडेंट ऐड करने के बाद सेव कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा फंक्शन यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट ऑप्शंस हैं हमारे पास कि हम लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को गेट कर लें, फिर उस नई स्टूडेंट के अंदर जो है लिस्ट ऑफ स्टूडेंट के अंदर नया स्टूडेंट ऐड करने के लिए पुश का मेथड यूज़ कर लें, या अनशिफ्ट का मेथड अगर आपने शुरू में उसको ऐड करना है, लास्ट में ऐड करना है। देन जब आपके पास न्यू अरे आपके पास आ जाएगी, उसको फिर आप जो है अ, उस सेट स्टूडेंट के अगेंस्ट जो है वो सेव कर देंगे। अच्छा, यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है, मैं जस्ट वेट कर रहा हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन है तो वो ले लूँ, ताकि फिर आज हम आज वाला जो भी काम करना है उसको स्टार्ट कर सकें। हाँ, अच्छा जी। अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम कैरी ऑन करते हैं। जो भी हमारे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स थे उसके अंदर हम सेपरेट कर देंगे न्यू स्टूडेंट को। तो मैं देख लूँ क्विकली कि किसी के क्वेश्चन है या नहीं। अभी कोई नहीं है, पुराने हैं उनको लास्ट पे रिस्पॉन्ड करते हैं। इस तरह करके हमारे पास जो भी स्टूडेंट्स आएंगे उनको हम एक अरे बना लेते हैं यहाँ पे, और उसके अंदर अपना जो न्यू जो भी पुराने स्टूडेंट्स हैं उसके अंदर सेपरेट कर देंगे अपना न्यू स्टूडेंट, और उसको सेट स्टूडेंट के अगेंस्ट सेट कर देंगे। तो लेट्स सी इट्स वर्किंग और नॉट। अच्छा जी। टेस्ट 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 टेस्ट। तो जी, जैसे हम टेस्ट कर रहे हैं तो नंबर 6 पे एक नया डाटा आ जाता है। इसी तरह टेस्ट 1 करोगे आप तो एक और डाटा आ जाएगा। उसके बाद टेस्ट 1 2 कर लोगे, एक और डाटा आ जाएगा। टेस्ट 3 कर लोगे, एक और डाटा आ जाएगा। तो ये करते जाओगे, सेम डाटा भी इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि हमने कोई भी ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि जैसे ही डाटा सबमिट हो जाए और इन इनपुट्स की वैल्यू ज़ीरो हो जाए। तो वो आप कैसे कर सकते हो? लेट्स सपोज कि आपने यहाँ पे न्यू डाटा पुराने वाली अरे के अंदर पुश कर दिया है। उसके बाद ये जितने भी आपके फंक्शंस हैं, सेट नेम, सेट बैच, सेट रोल नंबर, इनको आप नल सेट कर सकते हो। कैसे? सेट जैसे ये काम होता है, आप बोलो कि इसकी वैल्यू को नल कर दो। इसी तरह सेट क्लास, एसटीयू क्लास को भी नल कर दो, रोल नंबर को भी नल कर दो, और बैच को भी नल कर दो। तो उससे क्या होगा कि जो भी स्टेट थी ऑलरेडी सेव्ड, वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। लेट्स सपोज मैं यहाँ से एक नया डाटा ऐड करता हूँ, और
स्टेट हमारी जो भी थी वो ख़त्म हो जाएगी। इसको अप्लाई कैसे करना है, तो हमें यहाँ पे वैल्यू में स्टेट पास करनी चाहिए ताकि अपडेटेड वैल्यू उसको मिले। वो कैसे कर सकते हैं, नेम था, नेम पास करेंगे। इसको जो है बैच था, बैच पास करेंगे। बैच का बी बड़ा है तो इसलिए वो एरर शो कर रहा है। जस्ट यहाँ पे रोल नंबर पास करेंगे हम। एस टी ओ क्लास पास करेंगे। सही है। अच्छा जी, जैसे आप ऐड करोगे ये फिर एम्प्टी हो जाएगा, फिर से ऐड करोगे डाटा फिर एम्प्टी हो जाएगा। तो इस वे में हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम जब वो डाटा ऐड करेगा तो एक नया डाटा यहाँ पे आपको नज़र आएगा, रेदर देन के वो नेक्स्ट नेक्स्ट करता जाए। अच्छा, इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, यहाँ पे एम्प्टी डाटा भी ऐड हो रहा है, इस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, थोड़ी वैलिडेशन लगा सकते हैं। कैसे कि इफ़, अगर जो है नेम है तो फिर हम ये काम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अगर नेम है, बैच है, मतलब नॉट इक्वल टू, के अगेंस्ट नहीं है, ये बैच के ऊपर भी सेम कंडीशन लगा सकते हैं। अगर ये इसके अगेंस्ट नहीं है, खाली नहीं है, और रोल भी जो है एम्प्टी नहीं है, और क्लास भी एम्प्टी नहीं है, एस टी यू क्लास, तो देन डाटा सेव करो। अदरवाइज जो है उसको एरर मैसेज शो कर दो। तो ये जितना भी काम हो रहा है ये इसके अंदर डिफाइन कर दो, एल्स के अंदर अलर्ट दिखा दो, या एरर मैसेज भी यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स सपोज के बटन के नीचे आप एक एरर मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हो। अच्छा जी, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो एक एरर मैसेज के लिए पी का टैग लगा सकते हैं और उसका बैकग्राउंड कलर रेड कर सकते हैं ताकि वो थोड़ा लगे कि एरर है। फोरग्राउंड कलर जो है वो वाइट कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें यहाँ पे एरर मैसेज दिखा सकते हैं। एरर मैसेज, डेफिनेटली हमें इसकी स्टेट बनानी पड़ेगी यहाँ पे, ताकि हम जो भी मैसेज दिखाना चाहते हैं वो उसके अंदर डिफाइन कर सकें और वो फिर हमारे यूज़र को नज़र आए। अच्छा जी, यहाँ पे हमने आना है और पैरम्स can't be empty, count view of params empty, और हमने उसे कह दिया जी पैरम जो हैं वो एम्प्टी नहीं हो सकते। गॉट इट। जैसे ही हम एम्प्टी ऐड करेंगे ये कहेगा फ्यू ऑफ फाउंड फ्यू ऑफ पैरम एम्प्टी, पैरम्स कैन नॉट बी एम्प्टी। ओके, अब लेट्स सपोज कि वो पैरम एम्प्टी नहीं होते, तो हमें क्या करना चाहिए कि
इस केस में यहाँ पे इसको नल सेट कर देना चाहिए। अगर वो वैल्यू ऐड होके आती हैं तो फिर हम इसको मैसेज को डिसपियर कर देंगे और डाटा ऐड कर देंगे। लेकिन अगर एम्प्टी वैल्यू पे डालेगा तो हम उसे कहेंगे फ्यू ऑफ फाउंड पैरम एम्प्टी, पैरम्स कैन नॉट बी एम्प्टी। ये जो पैरम्स हैं ये एम्प्टी नहीं हो सकते, लेकिन कुछ पैरम्स एम्प्टी मिल रहे हैं। तो आप जितनी मर्जी दफ़ा यूज़र ऐड करता जाए तो ये पर्टिकुलर जो है स्टेटमेंट यहाँ पे रहेगी, लेकिन जब कोई यूज़र प्रॉपर डाटा ऐड कर देगा तो फिर ये ख़त्म हो जाएगी यहाँ से और डाटा यहाँ पे आने लग जाएगा। सही है। हाँ, इस तरह करके जो है हमारी ये पर्टिकुलर अरे और ये एक हमने CRUD टाइप एप्लीकेशन बना ली है, जिसके अंदर क्या होता है कि एक फॉर्म से डाटा हम लेते हैं स्टूडेंट का और उसको ऐड करते हैं तो यूज़र न्यू ऐड हो जाता है। अब लेट्स सपोज आप चाहते हो यूज़र आगे ऐड हो, तो आप इस वाली स्टेटमेंट को रिवर्स कर दो, इस स्टूडेंट को पहले कर दो, इन स्टूडेंट्स को बाद में कर दो, जो न्यूली एडेड स्टूडेंट होगा वो टॉप पे आएगा, फर्स्ट आएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये डिफ़ॉल्ट है क्योंकि हमने इसको डाटा वाली रे में हार्ड कोडेड किया है। बाकी वाले जो स्टूडेंट्स हैं ये रियल टाइम आ रहे हैं जैसे ही हम यहाँ पे ऐड करते हैं कुछ स्टूडेंट। ये सारी चीज़ें अब हमने क्या करना है, इनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, करंट का सॉरी डिलीट का और अपडेट का। वो ऑपरेशन कैसे हम परफॉर्म कर सकते हैं, लेट्स सपोज पहले डिलीट का ऑपरेशन परफॉर्म करें। हम इस वाले आइटम को एक फंक्शन पास करेंगे सेट स्टूडेंट्स करके एज अ प्रॉप, और उस फंक्शंस को हम फिर कॉल करेंगे चाइल्ड के अंदर से, सेट स्टूडेंट्स। ये फंक्शन हमारे पास चाइल्ड में आएगा, इस कंपोनेंट के अंदर ये डेफिनेटली हमें इस पैरम में मिल जाएगा फंक्शन। और यहाँ पे हमें एक और बनाना चाहिए कॉलम, और उसमें हम लगाएंगे बटन, और बटन में रखेंगे वैल्यू डिलीट। इसके ऑन क्लिक के ऊपर हम यहाँ से एक पैरम बनाएंगे, फंक्शन बनाएंगे डिलीट हैंडलर का, और डेफिनेटली ये हमें यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। और यहाँ से हम जो भी फंक्शन हम डिफाइन करेंगे वो यहाँ पे आ रहा है। ये सेट स्टूडेंट जो ऑलरेडी लिस्टेड स्टूडेंट है हमारे पास, उनको हम फिल्टर्ड कर देंगे यहाँ पे। फिल्टर कैसे करेंगे कि फिल्टर के लिए ये स्टूडेंट्स की लिस्ट हमारे पास होना ज़रूरी है। जिस भी स्टूडेंट पे क्लिक हुआ है उस स्टूडेंट का रेफरेंस लेके उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के ऊपर हम एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, जो भी हम एक्शंस परफॉर्म करना चाह रहे हैं। अब डिपेंड करता है कि हमने चाइल्ड से पेरेंट का फंक्शन कॉल करना है या कि अभी जैसे हम पेरेंट से चाइल्ड का फंक्शन लेके हैं सेट स्टूडेंट यहाँ पे। हो सकता है कि हम यहाँ से जस्ट डिलीट के ऊपर एक फंक्शन बनाएं जो कि हमें पेरेंट से आए और हम उसके अंदर उसकी आईडी का रेफरेंस भेज दें। तो मेरे ख्याल से ऐसे होना चाहिए, गेट डिलीट हैंडलर, और ये हमें आना चाहिए पेरेंट से, और इसको हमें डिफाइन करना चाहिए पेरेंट के अंदर यहाँ पे। और स्टेट स्टूडेंट पास करने की बजाय सारे स्टूडेंट हमें वहाँ पे पास करने के बजाय हम डिलीट हैंडलर पास कर सकते हैं, और इसको हम यहाँ पे जहाँ पे हमने CTA हैंडलर कॉल कॉल टू एक्शन हैंडलर कॉल किया था वहाँ पे हम एक और कांस्टेंट बनाएंगे डिलीट हैंडलर का, उसमें हमें आईडी मिलेगी, और डेफिनेटली हमें यहाँ से आईडी को पास करना है। आईडी पास करने के लिए अगर हमने इसका एरो फंक्शन बनाना है, एरो फंक्शन बनाना पड़ेगा, और जो भी इंडेक्स था हमारा जिसके ऊपर क्लिक हुआ है डिलीट के लिए वो हमें इस डिलीट हैंडलर में पास करना है। अब यहाँ पे ये हमें उसका इंडेक्स मिल जाएगा कि किस पर्टिकुलर रो पे हमारा गोल फर्स्ट है कि हमें वो रो मिले कि जिसके ऊपर क्लिक हुआ है,
ताकि हम मज़ीद उसके ऊपर कोई ऑपरेशन अप्लाई कर सकें। यहाँ पे सारे डिलीट के बटन आ चुके हैं चूंकि हमने इसको लूप के अंदर इंसर्ट किया है। अभी हम देखना चाहते हैं कि हमें इंडेक्स ठीक मिलता है, ज़ीरो इंडेक्स मिल रहा है, वन मिल रहा है, टू मिल रहा है, फोर मिल रहा है एंड सो ऑन। जिस इंडेक्स पे भी यूज़र क्लिक करेगा वो इंडेक्स हमारे तक पहुंच रहा है। सही है। तो इसका मतलब है कि ऑल फाइन, अभी के लिए इसमें कोई भी वो नहीं है इशू इस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर। अब हम हमारे पास ऑप्शन है कि डिलीट अप्लाई करने के लिए हम वो लिस्ट को फिल्टर कर सकते हैं। कैसे कि स्टूडेंट्स की लिस्ट हमारे पास ऑलरेडी है, हम एक न्यू बना सकते हैं, या अपडेटेड स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट, जो भी आपने रे बनानी है। जो ऑलरेडी स्टूडेंट की लिस्ट है उसके ऊपर फिल्टर लगाएं और आपको फिल्टर करने के लिए एक स्टूडेंट मिल जाएगा। आप चेक करें कि इफ़ जो भी स्टूडेंट आया है इसका जो है इंडेक्स, यहाँ से भी इंडेक्स मिलेगा अगर ये दोनों इंडेक्स आपस में बराबर है। अभी मैं इंडेक्स से कर रहा हूँ, डिपेंड करता है कि आप इंडेक्स से करते हैं या कि इंडेक्स से करते हैं या कि किसी आईडी वगैरह से स्टूडेंट की करते हैं। तो अभी चूंकि मैं इंडेक्स से कर रहा हूँ, आप स्टूडेंट के अंदर कोई आईडी रख सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास कोई भी आईडी नहीं है यूनिक जिसके ऊपर मैं इससे डिलीट करना चाहता हूँ। अगर आप नाम की बेस पर डिलीट करना चाहते हैं तो आप उधर इंडेक्स की बजाय नाम पास कर दें, लेकिन नाम दो लोगों का सेम भी हो सकता है। तो अब मतलब अगर नाम नाम के ऊपर पास करना चाहते हैं तो इस डिलीट हैंडलर को हम नेम पास कर सकते हैं इंडेक्स की बजाय। जब हम नेम पास करेंगे तो हम नेम की बेस पे कंडीशन लगा सकते हैं, लेकिन नेम एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेट्स सी अभी हम नेम की बेस पे लगाते हैं ताकि आपको बात समझ आ जाए कि कैसे डिलीट हो रहा है। अच्छा जी, न्यू स्टूडेंट के ऊपर हमने क्या करना है जी, हमने देखना है जी स्टूडेंट जो भी हमारे पास आया है उसका नेम इसके इक्वल ना हो जो भी उधर से हमें नेम मिला है। क्लिक करके इन दोनों का जो है नाम इक्वल ना हो, और फिर हम इसको रिटर्न करेंगे स्टूडेंट को। अगर ये दोनों का नाम इक्वल होगा तो फिर रिटर्न नहीं करेंगे। ये चीज़ हम फिल्टर का फंक्शन ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं। अब यहाँ पे न्यू स्टूडेंट को लॉक करवा लो कि डिलीट करने के बाद अब जैसे इस पे क्लिक होगा तो हमें मिलना चाहिए वो। चलो इसका नाम एसटीओ नेम कर देते हैं। नेम से अगर आपका मसला है तो भी कहाँ पे है नाम, ऑल फाइन आई गेस। लाइन नंबर 53, स्टूडेंट लिस्ट। हम यहाँ से इसको पास कर सकते हैं स्टूडेंट डॉट नेम। डायरेक्टली नेम तो हमारे पास आ ही नहीं रहा, स्टूडेंट के अंदर से हमें लेना चाहिए था। अच्छा जी, यहाँ पे अगर हम नेम पास करते हैं, आसिफ वाले पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है? अजान हो रही है, उसके बाद शुरू करते हैं।
अच्छा जी, अजान हो गई है। हम हम ये देख रहे हैं कि लेट्स सपोज आसिफ पे क्लिक होता है तो उसका नेम हमें मिलता है। जो है नवीद पे क्लिक होता है तो उसका नेम हमें मिलता है। इसी तरह जो है पर्टिकुलर इस पे क्लिक होता है तो इसका नेम मिलता है। हाँ, इस पे क्लिक होता है तो इसका मिलता है। इस पे क्लिक होता है तो इसका मिलता है। सही है। तो ये ऑल फाइन, सब कुछ ठीक चल रहा है। जैसे हम चाह रहे हैं वैसे काम कर रहा है ये। हाँ, यहाँ से जो भी स्टूडेंट का नेम था वो हमें मिलता है। अच्छा, ये मिलता कैसे है? देखो, यहाँ पे लूप लगा हुआ है और ये कंपोनेंट लूप के अंदर चल रहा है, बार बार चलता है, 3 दफा लूप चलता है। अब जिस आइटम पे क्लिक होगा डेफिनेटली उसी वक्त उसी का डाटा यहाँ पे पड़ा होगा। हमने जिस आइटम पे क्लिक हुआ है उसका यूजर नेम हमें उसके पेरेंट कंपोनेंट को पास कर दिया। अब यहाँ पे उसका हमें जिस आइटम पे क्लिक होता है उसका नाम मिल जाता है। अब हमने कंडीशन ले लगाई है कि अगर स्टूडेंट का नाम उसके नेम के इक्वल नहीं होगा तो तब हम उसे पास करेंगे, अदरवाइज हम उसे रिटर्न नहीं करेंगे। तो हमें उस हिसाब से आइटम्स मिल रही हैं। अब हमने क्या करना है, जैसे सेट स्टूडेंट्स करके हमारे पास यहाँ पे फंक्शंस बना हुआ है और उसके अंदर हमने सेपरेट कर देनी है ये आइटम्स। तो जी, अब लेट्स सपोज नवीद को डिलीट करते हैं तो नवीद इस लिस्ट से गुजर जाएगा। अदनान को डिलीट करते हैं तो अदनान इस लिस्ट से चला जाएगा। लेकिन अब चीज़ इंटरेस्टिंग देखिएगा, मैं इसको क्लिक करता हूँ, 2 आइटम जाते हैं, हम आपको करता हूँ 2 आइटम जाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि हम डिलीट जो है वो नेम की बेस पे कर रहे हैं और नेम जो है यूनिक नहीं है। डिलीट हमेशा यूनिक की अगेंस्ट होना चाहिए। 0 1 2 3 समथिंग इस तरह डिलीट होता है। इस तरह नेम की बेस पे डिलीट नहीं होता। तो हम क्या करते हैं अपनी लॉजिक को इम्प्रूव करने के लिए, इस फंक्शन को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि आपके पास रिकॉर्ड रहे। रीड नहीं करते इसे, अगर आपने नेम की बेस पे डिलीट करना है तो हमें यहाँ पे इंडेक्स करना है। हमें यहाँ पे इंडेक्स मिलेगा और दूसरे पैरामीटर में जो भी इंडेक्स होगा। ठीक है। और हम चेक करेंगे कि इंडेक्स इंडेक्स के इक्वल नहीं है तो फिर स्टूडेंट को रिटर्न करो, अदरवाइज ना करो। सही है। ये हमने थोड़ी सी लॉजिक जो है वो इम्प्रूव की है अपनी। और इसको हमें हाई कर लेते हैं ताकि दोनों डिफरेंस रहे। और इधर से हमें अब इंडेक्स पास करना है। सही है। अच्छा जी, जीरो करता हूँ तो जीरो इंडेक्स जाता है, टू वाला डिलीट करूंगा तो टू वाला इंडेक्स जाएगा, वन वाला करूँ टू वाला करूंगा तो वो जाएगा। तो इस तरह क्या हो रहा है कि अगर सेम नाम भी है तो दोनों आइटम इकट्ठे डिलीट नहीं होंगे, 1 बाय 1 डिलीट होंगे। सही। तो ये थोड़ी सी आपने ख्याल रखना है कि जब भी डिलीट ऑपरेशन हो तो डिलीट ऑपरेशन ऑलवेज किसी यूनिक आईडी के अगेंस्ट होता है। ये नहीं होता कि हम कोई भी नेम की बेस पे करें, बैच की नेम पे करें तो वो मल्टीपल आइटम से डिलीट हो सकते हैं। हमने अगर एक आइटम डिलीट करनी है तो हमें उस की के अगेंस्ट उसको फिल्टर करना है। सही है। बेस्ट केस तो ये होना चाहिए कि इसके अंदर कोई आईडी होनी चाहिए। लेट्स सपोज के स्टूडेंट का जो आईडी है या रोल नंबर उसकी बेस पे हमें डिलीट करना चाहिए। यहाँ पे हमें डाटा में उसकी आईडी डिफाइन करनी चाहिए, यूनिक आईडी। और उसकी बेस पे हमें फिर डिलीट करना चाहिए यूज़र को, रेदर देन कि हम अ, अपने जो है इंडेक्स की बेस पे डिलीट करें। इंडेक्स की बेस पे भी डिलीट करना अच्छा नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि इंडेक्स जो है वो चेंज होते रहते हैं, तो कोई गलत डाटा हमसे डिलीट हो सकता है। तो बेस्ट केस क्या होना चाहिए कि हमारे पास यहाँ पे कोई आईडी होनी चाहिए हर आइटम के अगेंस्ट। कोई यूनिक ऐसी आईडी जो कि सबकी सेम ना हो सके, तो उस आईडी के अगेंस्ट फिर हमें आइटम्स को डिलीट करना चाहिए। यहाँ पे अभी तो मैं सेम रख रहा हूँ, आप मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप इसको चेंज कर देंगे, कोई ऐसी आईडी कर लेंगे जिससे ये सेम ना रहें। ठीक है।
तो उस आईडी की पर्टिकुलर आईडी को पास करें आप जहां डिलीट पे क्लिक होता है, और उस आईडी की बेस पे हम आइटम्स को डिलीट करें। अच्छा जी, डिलीट हो गया। अब आखिरी केस रह गया अपडेट का। अपडेट का ऑपरेशन करना भी आसान है। हम अपडेट के केस में भी क्या करेंगे, उधर से डाटा लेके आएंगे जिस पर्टिकुलर आइटम पे अपडेट हुआ है, और ला के यहाँ पे सेट करेंगे। अच्छा जी, यहाँ से हमें जैसे डिलीट का बटन लगाया है, हमें एक और टीडी बनाना चाहिए अपडेट के लिए, और उसमें भी एक बटन बनेगा जिसका काम है अपडेट आइटम। और उसमें हम एक आइटम को अपडेट करेंगे। जी, अपडेट किसे करना है वो स्टूडेंट यहाँ से पास कर देंगे, और ये हमें डेफिनेटली पैरम से मिलेगा, और यहाँ पे हमें अपडेट हैंडलर बनाना पड़ेगा, पैरा फंक्शन। यहाँ पे हमें स्टूडेंट मिल जाएगा, जो भी हम स्टूडेंट वहाँ से पास कर रहे हैं, और इसको हमें यहाँ में पैरम से ऑल फाइन। जैसे हमने डिलीट हैंडलर फंक्शन पास किया था चाइल्ड को, इसी तरह हमने अपडेट हैंडलर फंक्शन चाइल्ड को पास कर दिया है, और उसकी बेस पे फिर हम अपडेट करने लगे आइटम्स। सही है। अच्छा जी, अपडेट के केस में क्या होगा कि हमें देखना पड़ेगा कि हम्म। अच्छा जी, अगर तो हम वही बनाते हैं कि कहाँ हमने बनाया था, यहाँ पे हम सबसे पहले लॉग लगाते हैं और देखते हैं कि हमें स्टूडेंट मिल रहा है। नीड टू अपडेट एसटीओ, कौन सा स्टूडेंट हमें अपडेट करना है वो लॉग करा लेते हैं। जी, इस पे क्लिक किया है, अदनान आ रहा है। इस पे क्लिक किया है, सही आ रहा है। इस पे क्लिक किया है, वो भी सही आ रहा है। तो जो भी हमें वैल्यू चाहिए थी वो वैल्यूज ठीक आ रही हैं यहाँ पे। अब हमें अगला काम क्या करना है कि इस डाटा को इस फॉर्म के अंदर डालना है। तो फॉर्म के अंदर डालना डाटा आसान है, हमने यहाँ पे फंक्शंस बनाए हुए हैं, उन फंक्शंस को कॉल कर देंगे, और जो भी स्टूडेंट आएगा और उसकी वैल्यू को चेंज कर देंगे। स्टूडेंट डॉट नेम, स्टूडेंट डॉट बैच, और सॉरी क्लास है यहाँ पे, स्टूडेंट डॉट क्लास, स्टूडेंट डॉट रोल, स्टूडेंट डॉट बैच। ऑल फाइन, ये वैल्यू सारी अपडेट हो जाएंगी। हमें एक और फ्लैग बनाना पड़ेगा कि हमें हैंडलर कौन सा बटन कौन सा चलाना है, अपडेट वाला चलाना है या कि नहीं सबमिट वाला चलाना है। तो हमें उसके लिए एक फ्लैग बना लेते हैं हम, या इज अपडेट बना लेते हैं, कुछ भी फ्लैग बनाया जा सकता है उसका नाम, सेट अपडेट। हाँ, इज अपडेट का मतलब है कि ये अपडेट हो, अपडेट फंक्शन मेथड आएगा या नहीं आएगा। वैसे तो हमें इसको फ्लैग बनाना चाहिए, सेट फ्लैग। उसका मतलब है आपको समझ में आएगा कि क्या इसका इशू वो है। स्टेट उसके अंदर हम फाल्स रखेंगे शुरू में, और जैसे ही ये अपडेट की आइटम आती है तो हम उसको भी अपडेट करेंगे फ्लैग को ट्रू।
और अगर वो फ्लैग ट्रू होता है तो हम उसकी वैल्यू को फिर नीचे यूज़ करेंगे हैंडलर में। यहाँ पे अब बटन के ऊपर हम एक कंडीशन लगाएंगे सबमिट के, ये बटन के ऊपर, ताकि जब अपडेट हो तो वो अपडेट का बटन दिखाए। अगर फ्लैग ऑन है तो वो अपडेट का फंक्शन दिखाए, और जब नहीं है ऑन तब नॉर्मल। हाँ, यहाँ पे वो दिखाए आपको अपडेट, यहाँ पे वो दिखाए नॉर्मल सबमिट जो कि ऑलरेडी चल रहा था। सही है, तो लेट्स सी ये हाउ इज गोइंग। ये वाला बटन नहीं चाहिए अब हमें। अच्छा जी, हमने अपडेट की आइटम पे क्लिक किया। अगर फ्लैग ऑन है तो व्हाई नॉट फ्लैग ट्रू, इट शुड बी ट्रू। अच्छा जी, मैंने क्या किया, अपडेट पे क्लिक किया। आपको यहाँ पे जो भी वैल्यू थी वो यहाँ पे पॉपुलेट हो गई हैं। लेट्स सपोज मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये वैल्यूज यहाँ पे पॉपुलेट हो जाती हैं, और यहाँ पे सबमिट से अपडेट में कन्वर्ट हो जाता है बटन। शुरू में सबमिट रहेगा, कोई वैल्यू ऐड करनी है, लेकिन जैसे मैं किसी आइटम पे अपडेट करूंगा तो ये फॉर्म मेरे, वही सेम फॉर्म हम अपडेट के केस में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब डेफिनेटली इसका जो CTA है वो हमें डिफरेंट करना पड़ेगा। CTA अपडेट हैंडलर, और इसको हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। इसके अंदर जो है वालेकुम सलाम सलाम भाई, मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, आपको 15-20 मिनट में कॉल करता हूँ। अच्छा, हमने CTA 100 डेफिनेटली डिफरेंट रखना है। उसकी केस ये है कि यहाँ पे अपडेट का केस है, तो इसके ऊपर तकरीबन लॉजिक जो है वो सेम चल जाएगी। तो हम क्या करते हैं, उसी की लॉजिक को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, जो भी हमने पहले बनाई थी। इसमें थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा कि जो एक नया प्रोजेक्ट बनेगा उसको हमने अब अपडेट करना है रेदर देन के न्यू इंसर्ट करना है। तो अपडेट के केस में हमें यहाँ पे एक तो फ्लैग को भी पास करना है, क्योंकि जब अपडेट हो जाएगा तो वो हमें नहीं चाहिए होगा। यहाँ पे अपडेटेड स्टूडेंट्स की एक अरे चाहिए हमें डेफिनेटली। अगर हमें अरे रिटर्न करनी है तो हमें अपने पुराने स्टूडेंट्स के ऊपर फिल्टर मैप लगाना पड़ेगा, और एक एक स्टूडेंट हमें मिल जाएगा। STU कर लेते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं उसको। अच्छा जी, यहाँ पे हमें क्या करना है, इस स्टूडेंट को अपडेट करना है उस पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर। तो वो कैसे करेंगे हम, कि इफ़ हमें पता है कि मैप का फंक्शन ऑलवेज सेम अरे रिटर्न करता है, और हमारा भी इंटरेस्ट अपडेट के केस में सेम है। अगर वो पर्टिकुलर कंडीशन ठीक नहीं है तो हम क्या करेंगे, स्टूडेंट STU यहाँ से रिटर्न कर देंगे। और अगर ये कंडीशन ठीक होती है, और जो कि कंडीशन क्या है कि जिस आइटम पे क्लिक अपडेट करने के लिए क्लिक होना था, अब हमें वो नेम ID चाहिए यहाँ पे, जिसके ऊपर हम चेक करना चाहते हैं कि इस आइटम को हम अपडेट करने हैं। तो उसका बेस्ट सिनेरियो केस क्या हो सकता है कि हमें इंडेक्स की बेस पे कंडीशन लगानी चाहिए, क्योंकि हमारे पास ID नहीं है। तो इंडेक्स हमें यहाँ पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा, उसको हमें देखना पड़ेगा अब। अगर ये केस है तो हमें रिटर्न करना है ये वाला स्टूडेंट। अगर ये केस नहीं है तो उस केस में फिर हमें नॉर्मल ये चीज़ रिटर्न करनी है।
हम्म। अच्छा जी, यहाँ पे ये कंडीशन लगी है। अच्छा जी, ऑल फाइन। अब हमें वो अपडेटेड इंडेक्स चाहिए जिसकी बेस पे हम अपडेट करना चाह रहे हैं। तो जिस आइटम को हम अपडेट करना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट लिस्ट में अपडेटेड लिस्टनर के अंदर जहाँ पे हमने स्टूडेंट पास किया था वहाँ पे हमें एक और पैरामीटर भी पास करना पड़ेगा, उसका इंडेक्स कौन सा था। और उस पर्टिकुलर अपडेट हैंडलर में हमें वो इंडेक्स मिलेगा, और उस इंडेक्स के अंदर उस इंडेक्स को हम अब यहाँ पे स्टेट में रख लेते हैं, अपडेटेड इंडेक्स करके। सेट अपडेटेड इंडेक्स। और वैसे वैल्यू इसकी जो है ज़ीरो कर लेते हैं, और इसके ऊपर आने पे हाँ, हमारा ये अपडेट हैंडलर चलेगा। दूसरे नंबर में हमें ये इंडेक्स मिलेगा, उसकी वैल्यू को हम यहाँ पे एड्रेस कर सकते हैं। अरे, जो भी इंडेक्स आया था वो हमने यहाँ पे सेव कर लिया, और इसकी वैल्यू को हम यूज़ करेंगे अब यहाँ पे। हमारा अपडेट सीटीए का जो था सेटअप, उसके अंदर हम इसको इस्तेमाल करेंगे जो भी यूज़र का इंडेक्स आता है। ठीक है। अब लॉजिक हमने ये बनाई है कि जिस अपडेटेड इंडेक्स पे क्लिक हुआ है उस इंडेक्स को चेक कर लो स्टूडेंट की लिस्ट में, उस इंडेक्स के इक्वल जो भी इंडेक्स मिलता है उसकी केस में आप न्यू स्टूडेंट रिटर्न करो, और बाकियों के केस में पुराने स्टूडेंट रिटर्न कर दो। और जो भी न्यू अरे आती है आपके पास, अपडेटेड अरे आती है, हाँ, इस सारे सिनेरियो के बाद उसको आप सेपरेट कर दो यहाँ पे। ऑल फाइन। ये तरीकाकार हमें अपनाना पड़ेगा अगर हमें अपडेट करने की लॉजिक बनानी है उसी फॉर्म के साथ। डेफिनेटली काफ़ी चीज़ें चेंज हो सकती हैं अगर आपके पास दो फॉर्म है, डिलीट का और सॉरी अपडेट का और ऐड करने का। उस केस में काफ़ी चीज़ें सिंपल हो सकती हैं। अच्छा जी, अब लेट्स सपोज हम नवीद को अपडेट करना चाहते हैं, तो नवीद ट्रेनर बैच फॉर, यहाँ पे समथिंग, यहाँ पे समथिंग अपडेट। हम्म। अच्छा, समथिंग वेंट रॉन्ग, वो हम चेक कर लेते हैं कि क्या रॉन्ग हुआ है इस केस में। हम्म। अच्छा जी, अगेन अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे मिस्टेक है। ये हमने किया, अपडेट पे क्लिक किया तो पर्टिकुलर आइटम ऐड हो गया। इसका मतलब ये है कि बटन हैंडलर पे सी टी ए डेट हैंडलर चल रहा है। ये अलर्ट लगा के देख लेते हैं कि यही पर्टिकुलर आइटम चल रही है। नहीं, समथिंग वेंट रॉन्ग हेयर, कि बटन हमारा सही से काम नहीं कर रहा। उसका मसला ये है जी, हमने सी टी ओ को सी टी ए हैंडलर में कॉल किया हुआ है, उल्टा काम हमने कर दिया था, इसलिए वो सारा मसला करने लग गया था। ये फंक्शन डेफिनेटली सबमिट का सी टी ए हैंडलर है, और अपडेट हैंडलर सी टी ए अपडेट हैंडलर है, तो हमें फंक्शन सही से कॉल करने चाहिए थे। अच्छा जी, नवीद को हम करते हैं नवीद ट्रेनर, और बैच 3 इसको चेंज कर देते हैं। अब आप देखेंगे नवीद ट्रेनर में चेंज हो गया है, और सारे ऑपरेशन जैसे हम चाह रहे थे वैसे काम करें। डिलीट पे करते हैं, डिलीट हो जाता है। अदनान पे क्लिक करते हैं तो नई वैल्यूज आएंगी, अदनान अपडेट हो जाएगा। तो ये एक हमने टू डू ऐप टाइप एप्लीकेशन, एक करंट एप्लीकेशन बना ली है जिसमें अपडेट हो रही है वैल्यू, डिलीट हो रही है वैल्यू, न्यू वैल्यू ऐड हो रही हैं। मतलब आप न्यू आइटम्स ऐड कर सकते हो यहाँ से, उस न्यू आइटम को डिलीट कर सकते हो। तो जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ, अगर वैल्यू ज़ीरो है तो वो नहीं करने देगा, यहाँ पे आ जाती है। अपडेट करता हूँ तो ये अपडेट के बटन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही हम उसकी वैल्यू को अपडेट कर लेते हैं तो ये अगेन सबमिट में कन्वर्ट हो जाता है।
जैसे ही हम यहाँ से नई वैल्यू ऐड करते हैं, ये न्यू वैल्यू यहाँ पे ऐड करता है, डिलीट पे करता हूँ डिलीट हो जाती हैं, अपडेट पे करता हूँ तो पर्टिकुलर वैल्यू अपडेट होती है। तो आई गेस कि आप लोगों को सारा सिनेरियो समझ आया होगा कि कैसे एक करंट एप्लीकेशन बनानी है हमें, जिसके अंदर कोई आइटम्स ऐड हो रहे हों, डिलीट हो रहे हों, अपडेट हो रहे हों। आपने इस सारे लेक्चर को गौर से अंडरस्टैंड करना है कि अपडेट की लॉजिक कैसे बन रही है, डिलीट की कैसे बनी है। ये कंडीशन हमें ऑलरेडी इसके हमने प्रोग्राम किए थे कि एक तो इफ एल्स होती है, तो वो हम JSX के अंदर नहीं लगा सकते इफ एल्स, तो हमें ये टर्नरी ऑपरेटर लगाना पड़ता है। इसकी यही होती है ना, अगर ये ट्रू है तो ये वाला कोड चलेगा, अगर फॉल्स है तो ये कोड चलेगा। तो ये वही टर्नरी ऑपरेटर है जो जावास्क्रिप्ट में हमने पढ़ा था, इसके काफी प्रोग्राम भी किए थे। वो हमने इस्तेमाल किया है एरर मैसेज दिखाने के लिए। हमने पर्टिकुलर यहाँ पे स्ट्रिंग लगाई है, लिस्ट करने के लिए एक लूप लगाया है, ऐड और अपडेट के हैंडलर बनाए हैं हमें यहाँ पे, और जो है न्यू आइटम ऐड करने के लिए भी हैंडलर बनाया है, अपडेट करने के लिए भी हैंडलर बनाया है। और डिफरेंट स्टेट्स बनाने की ज़रूरत पड़ी थी हमें, वो स्टेट्स हमने बनाई हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के आपके लिए क्रड एप्लीकेशन की एग्जांपल है, जो मैंने लाइव आपको करके दिखाई है। अब जितने भी ऑपरेशन नेक्स्ट हम करेंगे, वो सारे ही नहीं क्रड के ऊपर बेस कर रहे होंगे। तो आप लोगों ने इसको पहले तो यहाँ से देख के करने की कोशिश करनी है। देन आपने टू डू ऐप जो हमने जावास्क्रिप्ट में बनाई थी, वो रिएक्ट के अंदर बनानी है। ये सारी चीज़ें मैंने अभी इसमें डिज़ाइन नहीं डाला, डेफिनेटली इधर कोई हेडर होना चाहिए, ये बटन अच्छे से डिज़ाइन होने चाहिए, ये टेबल अच्छा डिज़ाइन होना चाहिए, फॉर्म अच्छा सारा डिज़ाइन किया जा सकता है। तो ये सारे काम करने के बाद फिर हम इसको डिप्लॉय करेंगे किसी फायरबेस पे, हेरोको पे, और एक करंट एप्लीकेशन बना के। लेकिन इस वीक में तो आप लोगों के पास ऑलरेडी है टास्क करने को। इस ये टास्क आपके लिए नेक्स्ट वीक के लिए होगा। सही है। अगर कोई किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ वो क्वेश्चन पूछें, ताकि हम जो है वो आगे प्रोसीड कर सकें। क्वेश्चन ले लेते हैं पहले। कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ क्वेश्चन पूछ लें, ताकि हम फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करें। गिट पे अपलोड कर दूं? ये लें जी, गिट पे अपलोड कर देते हैं। स्टूडेंट ऐप एग्जांपल। हाँ, ये लो जी, पुश कर दिया गिट के ऊपर। कोई और किसी का कोई क्वेश्चन? या तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा, दो ही इसमें होती हैं कन्फ्यूजन, या तो सब कुछ समझ में आ रहा है या कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब मुझे ऑनलाइन इस कैटेगरी का नहीं पता कि आप किस कैटेगरी में लाइक कर रहे हैं, अभी आपको सब समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। लेकिन ये है कि आप गिट के ऊपर कोड रेफरेंस मैंने सेंड कर दी है, उसकी बेस पे आप थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कैसी चीज़ें काम कर रही हैं, और उसकी बेस पे ट्राई करो कि आप भी अपने टू डू ऐप और इस तरह की चीज़ें डिलीट ऑपरेशन करने की, अपडेट ऑपरेशन करने की ट्राई करोगे। सही है। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कर लें। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सही है। तो आप लोगों को दोबारा से रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी।
कि क्या हमने किया कवर। थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है सिनेरियो, क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें कवर की हैं एप्लीकेशन को बनाने में। लेकिन एक फुल फ्लेज आपके पास एग्जांपल आ गई है। आप मैंने कोड भी पुश कर दिया है। आप अगर इसको ट्राई कर लोगे तो आपके पास जो है आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ये कैसे काम कर रहा है। सही। क्या ऑपरेशंस हैं, किस किस तरह से हमने इसके अपडेट किया है, ऐड किया है, क्या लॉजिक से लगाई हैं, वो आप इजीली जो है सारा कुछ अंडरस्टैंड कर लोगे। अच्छा जी, अब हमारा स्टेट का कंसेप्ट भी कवर हो गया, क्योंकि हमने इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स का इस्तेमाल किया है। और उसके अलावा जो है हमारे पास प्रोप्स का कंसेप्ट भी क्लियर है इसके अंदर। उसकी रीज़न ये है कि हमने यहाँ से प्रोप पास किए हैं, ये डिफरेंट। फिर हमने इसके अंदर कंट्रोल्ड कंपोनेंट कंट्रोल इनपुट चेंज देखें, कि जैसे ही कुछ चीज़ ऑन चेंज पे आती है तो हम उसको अपडेट कर लेते हैं। कंडीशनल रेंडरिंग कैसे करनी है वो हमने देखी है, एक फ्लैग लगा के डिफरेंट बटन जो है रेंडर किए हैं, अपडेट, सबमिट और अपडेट वगैरह। अब मैसेज कैसे शो करने हैं वो हमने पर्टिकुलर चीज़ देखी है। तो जब आप लोग इन सारी चीज़ों को ट्राई करोगे तो आप जो है बहुत क्विकली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि कैसे जो है ये सारी चीज़ें काम कर रही हैं। आगे अब नया टॉपिक जो है आज मैं स्टार्ट कर दें यार, वैसे टाइम कम है, वो कंप्लीट नहीं होगा। हमारे जो टॉपिक्स हैं अगर उसमें से देखने की कोशिश करें कितने हो गए हैं, कितने रहते हैं। एडवांटेजेस वगैरह हमने कर कर लिए थे, जावास्क्रिप्ट जेएसएक्स क्या होती है, ये सारी चीज़ें भी कवर कर ली हुई हैं। एनपीएम क्या है, पैकेजेशन क्या है, वेब पैक किसे कहते हैं, ऑर्गेनाइज कैसे करना है सोर्स कोड, वो फोल्डर स्ट्रक्चर हमने बना के देख लिए था कल। देन प्लगइन नई लाइब्रेरीज वगैरह ऐड कैसे करनी है वो भी देख लिया है। राउटिंग जो है, नेस्टिंग कंपोनेंट कैसे बनाने हैं ये भी चीज़ हो गई है। स्टेट्स कैसे होती हैं, अपडेट कैसे करनी है स्टेट्स, वो भी हो गई है। प्रॉप्स कैसे काम करते हैं इलेक्ट के, वो भी देख लिया है। रेंडरिंग कैसे करनी है ये भी हो गया है। फार्म कंट्रोल लेवल फार्म कैसे बनाने हैं ये भी चीज़ देख ली है। देन ये कुछ चीज़ें हैं फार्म के रिलेटेड, उनको देख सकते हैं अभी हम। देन कंपोनेंट लाइफ साइकिल ये रहता है हमारा एक टॉपिक। राउटिंग भी रहता है। ऑन क्लिक वगैरह भी हम कर चुके हैं, इवेंट्स हैंडलिंग देख चुके हैं, ऑन क्लिक ऑन चेंज वगैरह। स्टाइलिंग भी कर चुके हैं। नंबर 8 एंड नंबर 7 मॉड्यूल रहते हैं हमारे। ये बूटस्ट्रैप क्या वगैरह कैसे लगानी है इसके अंदर, स्टाइल कैसे लगाना है, ये भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। राउटिंग एंड नेविगेशन रहता है, फ्लक्स एंड रिडक्स रहता है और टेस्टिंग रहता है। सही है। हाँ, मेनली हमारा एक रिडक्स का टॉपिक रह गया और राउटिंग का टॉपिक रह गया और लाइफ साइकिल रह गए। सही है। अगर ये हम कवर कर लेते हैं तो हमारी जो रिएक्ट है वो ऑलमोस्ट कवर हो जाएगी। अ, आपने उस बुक से एक दफ़ा रीड कर लेनी है सारी चीज़ें टाइम में, जो जो टॉपिक मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं वो टॉपिक आपने एक दफ़ा बुक से भी रीड कर लेने हैं। तो फिर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। 3 टॉपिक हमारे और रह गए हैं, वो अगर हम अच्छे से कर लेते हैं ये ऑलमोस्ट हमारी एक वीक में, नेक्स्ट वीक में ये तीनों टॉपिक हो जाएंगे। फिर हम फायर बेस की तरफ मूव कर जाएंगे उससे नेक्स्ट वीक में। हम्म, किसी का और कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, कोई भी क्वेश्चन हो कि प्रॉब्लम है कहीं से कोई चीज़ रिपीट करनी है वो एक दफ़ा बता दें, ताकि फिर हम नेक्स्ट टॉपिक को अभी से स्टार्ट कर लेते हैं।
नेक्स्ट वीक देखें नेक्स्ट, या अभी से स्टार्ट कर लें? 3 टॉपिक हमारे सिर्फ रिएक्ट में रह गए हैं, राउटिंग और लाइफ साइकिल्स ऑफ रिएक्ट। यानी ये जो भी हमने अभी कवर किया है, इसको हम बोलते हैं फंक्शनल कंपोनेंट और हुक्स का टॉपिक बोलते हैं। ये जो हम यूज़ कर रहे हैं कोड के अंदर, यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट वगैरह हम आगे पढ़ेंगे। अ, वो इन सब चीज़ों को बोला जाता है हुक्स या फंक्शनल कंपोनेंट्स। सही है। इससे पहले ये अभी रिएक्ट के अंदर लेटेस्ट आया है, मतलब कुछ मंथ हुए हैं ये सारी चीज़ें आई हैं। और लेकिन अब सारी डेवलपमेंट इस पर्टिकुलर फंक्शन कंपोनेंट और हुक्स से मिलके बनती है। पहले जो चीज़ यूज़ होती थी वो क्लास बेस्ड कंपोनेंट होते थे, उसमें क्लासेस बनती थी पुरानी रिएक्ट के अंदर। तो लेकिन वो अभी सपोर्टेड हैं, लेकिन डेप्रिकेट टाइप हो चुकी हैं, लोग उसको इस्तेमाल नहीं करते। और इससे कोड ज़रा कम्पैक्ट रहता है, कोड आसानी से हो जाता है क्विकली। उसमें यह था कि थोड़ा लेंथी कोड होता था, तो इस वजह से इसकी परफॉर्मेंस भी ज़्यादा है इस तरह फंक्शन कंपोनेंट की। लेकिन पहले क्लास बेस्ड कंपोनेंट होते थे, आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट क्लास बेस्ड कंपोनेंट में भी मिलेंगे, क्योंकि ये हुक्स का कंसेप्ट बहुत लेटेस्ट है और काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट जो हैं वो क्लास बेस्ड कंपोनेंट में ऑलरेडी बने हुए हैं। लेकिन अब आने वाले न्यू प्रोजेक्ट्स हम प्रेफर करते हैं कि हुक्स में बने, मतलब जो भी मैंने अभी आपको पढ़ाया है। तो इसके अल्टरनेटिव क्लास बेस्ड कंपोनेंट थे, उसके लाइफ साइकिल मेथड थे। उसको हम डीपली अंडरस्टैंड करेंगे, फिर जो है आपको आइडिया हो जाएगा कि पुराने वाला कोड, पुराने वाली रिएक्ट कैसे काम कर रही थी। चलें, आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, जो बाकी के टॉपिक रह गए हैं उन पे काम करना शुरू करेंगे। किसी को कोई भी क्वेश्चन हो या कन्फ्यूजन हो वो प्लीज़ पूछ लीजिएगा ग्रुप में, तो मैं कोशिश करूँगा कि उधर अवेलेबल रहूँ और आपकी क्वेरीज के आंसर करूँ। तो हैव अ गुड फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से मज़ीद टॉपिक डिस्कस करते हैं।